राम राम। जय माई की। मैं नितेश रघुवंशी और आप सभी का हमारे चैनल धर्म की जय हो पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 1 में हमने समझा कि ज्योतिष एक प्रकाश का शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र को काल विधान का शास्त्र भी कहा जाता है। साथ ही हमने ये भी समझा कि ज्योतिष शास्त्र का हमारे सनातन धर्म में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष को 4 वेदों की आंख कहा गया है। तो आज हम समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम इसको एक श्लोक की मदद से समझते हैं। सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र मनुत्तमम। जो ये ज्योतिष शास्त्र है वो 3 स्कंधों पे टिका हुआ है। पहला स्कंध है सिद्धांत, दूसरा है संहिता, तीसरा है होरा। या मैं कहूं कि आप ज्योतिष शास्त्र को एक मजबूत पेड़ की तरह समझिए। जैसे एक मजबूत पेड़ होने के लिए पेड़ में मजबूत जड़ें होना चाहिए, बहुत सारी शाखाएं होना चाहिए और स्वस्थ उसका तना होना चाहिए, तभी पेड़ तंदुरुस्त कहा जाता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति को जब इन तीनों स्कंदों के बारे में नॉलेज होगा तभी वो एक अच्छा ज्योतिषाचार्य या ज्योतिषी बन सकता है। या अगर आपको इन तीनों स्कंदों के बारे में या किसी एक स्कंद के बारे में भी नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते। तो चलिए हम पहले स्कंद की तरफ बढ़ते हैं जिसे कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत स्कंद ज्योतिष का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे ही गणित स्कंद कहा जाता है। अब इसे गणित स्कंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हैं। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस मतलब ग्रह, नक्षत्र और राशियों के बीच में उनसे संबंधित जो भी कैलकुलेशन है उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन कहा जाता है। अगर आपके कैलकुलेशन करेक्ट नहीं है ज्योतिष में तो आपकी कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी फलादेश सटीक नहीं बैठेगा। इसलिए इसे ज्योतिष का आधार कहा गया है। या मैं कहूं कि जो फलित ज्योतिष है उसका आधार ये गणित स्कंद ही है, यानी कि सिद्धांत। अब इस स्कंद का मुख्य उपयोग क्या क्या है हम शॉर्ट में समझते हैं। अब सिद्धांत स्कंद का अध्ययन किया क्यों जाता है? सिद्धांत का मुख्य कार्य है इस यूनिवर्स में या आकाश में ग्रह इस वक्त किस नक्षत्र, किस राशि में, कितने डिग्री पर स्थित हैं, ये कैलकुलेशन कर लिया। इससे ग्रहों को स्पष्ट कर लिया जाता है। फिर इस कैलकुलेशन से किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली का निर्माण होता है। या हम ये पता लगा सकते हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब होगा, कौन से दिन होगा, कितने बजे होगा। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके मुख्य ग्रंथ हैं जैसे सूर्य सिद्धांत। तो चलिए अब हम हमारे दूसरे स्कंद यानी कि संहिता की तरफ बढ़ते हैं। संहिता स्कंद का संबंध किसी व्यक्तिगत जीवन से नहीं बल्कि इस संपूर्ण जगत से है। यानी हमारे ग्रह, नक्षत्र और राशियों का प्रभाव हमारी पृथ्वी, इस राष्ट्र और इस सारी प्रकृति पर क्या होगा, संहिता में यह देखा जाता है। संहिता स्कंद का मुख्य कार्य है व्यापक स्तर पर यानी कि ग्लोबली होने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाना। जैसे कि हम किसी देश की बात करें तो पर्टिकुलर कंट्री में युद्ध का संयोग तो नहीं बन रहा है, या कुछ राजनीति में या पॉलिटिकल लेवल पर कुछ बड़ी उठापटक तो नहीं होने वाली है। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो भूकंप कहाँ कहाँ आ सकता है, बाढ़, अकाल, महामारी कहाँ कहाँ आ सकती है। मौसम का विचार जैसे कि वेदर रिपोर्ट जनरेट करना, वो हम संहिता स्कंद की मदद से ही करते हैं। इसके मुख्य ग्रंथ हैं जैसे अंगिरस संहिता, गौतम संहिता इत्यादि। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट स्कंद की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम इस सीरीज में स्टडी करने वाले हैं, वो है होरा स्कंद। जनरली लोग जिसे ज्योतिष समझते हैं वो यही स्कंद है। इसे फलित ज्योतिष भी कहा जाता है, इसे जातक शास्त्र भी कहा जाता है और वेस्ट में जिसे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं वो और कुछ नहीं, यही स्कंद हो रहा है। यह स्कंद एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की जीवन पर फोकस करता है और इसमें पर्टिकुलर व्यक्ति की जन्म कुंडली में स्थित 12 भावों में 12 राशियां, 9 ग्रह और नक्षत्रों को देखकर, समझकर
किसी के जीवन का विश्लेषण करा जाता है। जैसे किस ग्रह की दशा चल रही है, अगर जीवन में कुछ दुख चल रहा है तो उस दुख को, उस परेशानी को कम करने के क्या उपाय हैं, इसे फलित ज्योतिष से ही देखा जाता है। और जब व्यक्ति को इन तीनों स्कंधों का नॉलेज हो जाता है तो वह व्यक्ति देवज्ञ कहलाता है। देवज्ञ मतलब देवताओं को जानने वाला। आज के मॉडर्न टाइम में इन तीन स्कंदों को, यानी कि सिद्धांत, संहिता और होरा, इन तीनों स्कंदों को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जिसे हम कहते हैं गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। सिद्धांत स्कंद में ग्रह, नक्षत्र, राशियों के कैलकुलेशंस हैं और ये कैलकुलेशन ही ज्योतिष का आधार है, इसलिए इसे गणित ज्योतिष की कैटेगरी में रखा गया। अब इन कैलकुलेशन का सामूहिक प्रभाव क्या है, यानी कि इस पूरे पृथ्वी पर या ग्लोबली क्या प्रभाव है, उसे हम संहिता से देखते हैं। और इन ग्रह नक्षत्रों के कैलकुलेशन का किसी पर्सनल व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव है, उसे हम होरा स्कंद से देखते हैं। क्योंकि इन दोनों स्कंदों में हम आउटपुट देख रहे हैं, इसलिए इन दोनों स्कंदों को, यानी संहिता और होरा को, फलित ज्योतिष की कैटेगरी में रखा गया। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि ज्योतिष शास्त्र तीन स्कंदों पर टिका हुआ है, सिद्धांत, संहिता और होरा। और मॉडर्न टाइम में इन तीन स्कंदों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में, कि ज्योतिष में दो तरीके के प्रभाव हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रभाव, जिसे हम विजिबल भी कहते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रभाव, यह हम कहें सब्टल। प्रत्यक्ष प्रभाव यानी जिसे हम फिजिक्स के नियमों से प्रूफ कर सकें, वो प्रत्यक्ष प्रभाव कहलाए। और जिन्हें हम फिजिक्स के नियमों से प्रूफ ना कर सकें, वो अप्रत्यक्ष प्रभाव है। इनके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मॉडर्न साइंस कहता है कि मून की मूवमेंट से, चंद्रमा की स्थिति से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ये हम कहें कि मून में, मॉडर्न साइंस कहती है कि मून में अपना एक ग्रेविटेशनल पुल है और उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड आती हैं। अब ज्योतिष चंद्रमा के विषय में क्या कहता है? ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा किसी भी व्यक्ति के मन को कंट्रोल करता है, और अगर पूर्णिमा है, पूर्णिमा की तिथि है, तो मानसिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इमोशन का उथल पुथल बढ़ जाता है। इस चीज़ को हम फिजिक्स के नियम से कैसे प्रूफ करेंगे, या किसी भी मशीन से हम इस चीज़ को नहीं नाप सकते, तो ये अप्रत्यक्ष प्रभाव कहलाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ज्योतिष कहता है कि राहु और केतु ग्रह हैं और बहुत प्रबल ग्रह हैं जिनका इफेक्ट बहुत है, लेकिन साइंस कहता है कि भाई इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसको तो एक इमेजिनरी पॉइंट्स मान रहे हैं। तो इस चीज को आप कैसे प्रूफ करेंगे कि राहु केतु ग्रह हैं? इस पे फिजिक्स के नियम से लागू नहीं होते। अप्रत्यक्ष प्रभाव का कुछ एग्जांपल और, जैसे कि हमारा प्रारब्ध, हमारे पुराने जन्मों का फल, पुराने कर्मों का फल, या पूर्व जन्म के संस्कार, इसको भी आप किसी भी फिजिक्स के नियम से प्रूफ नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मॉडर्न साइंस और आध्यात्म आपस में आके मिल रहे हैं। और एक सफल ज्योतिषी के लिए मॉडर्न प्लस आध्यात्मिक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो फलादेश करने की कला है, उसमें अप्रत्यक्ष प्रभावों का बहुत ही ज़्यादा रोल है। और इन अप्रत्यक्ष प्रभावों को आप आध्यात्म की मदद से ही समझ सकते हैं। और इसीलिए जो ये ज्योतिष है वो प्योर साइंस नहीं है, वो एक आध्यात्मिक साइंस है, एक स्पिरिचुअल साइंस है। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे गणित ज्योतिष को। तब तक के लिए आप अध्ययन करिए, अपनी पर्सनल स्टडी करिए। मैं अगली वीडियो में आपको कुछ बुक्स, कुछ ग्रंथों का रेफरेंस दे दूंगा, आप
उनको भी पढ़ते जाइए साथ में, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धर्म की जय हो।